हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपी आर्मिनल, एनएचपीसी एंड पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारा पार्ट 3 है गाइस। अगर इसके पहले के अगर अपने सेशन नहीं देखे होंगे तो आप हमारे वीडियोज़ के सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना पड़ेगा, जो हमने ये पार्ट 2 में डिस्कस किया था, जो हमने कल ही सेशन टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने लिया था। क्वेश्चन क्या था? द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप बुलियन एक्सप्रेशन गिवन था और इसका करेक्ट आंसर हमें मेंशन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज y इज इक्वल टू सी बार एंडेड विथ अ ए बार ऑर्ड विथ अ बी बार। ठीक है, प्लस को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में, और डॉट है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एज अ एंड करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ए बार और सी बार को ऐसे कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, देन बी प्लस बी बार आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब इन ब्रैकेट बी बार प्लस बी आ जाएगा जिसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, फाइनल इक्वेशन आता है आपका ए बार सी बार ऑर्ड विथ ए बी बार सी बार, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर इससे सी बार भी आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आएगा ए बार प्लस ए बी बार। ठीक है, उसको हम लोग फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा के इसका जो वैल्यू आता है फाइनल वो आता है हमारा सी बार एंडेड विथ ए बार ऑर्ड विथ बी बार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है विवेक जोदे, गायत्री दहनकर, डू समथिंग क्रिएटिव, इंद्र सिंह सिंह एंड अपर्णा तिवारी, गणेश कुमार, शुभम भोई, विजय सेवता, विक्रम श्रीवास्तव एंड मिस्टर दीन। तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, जो द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेंशन किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आप करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। आपको पता है गाइस, आपके पुणे मेट्रो के एग्जामिनेशन के लिए मराठी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 40% लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने ये मराठी के मैराथन प्लस 2-3 सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिए हमारे चैनल कोचिफाई के ऊपर। अगर इसको आपने नहीं देखा होगा तो आपको मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड करा दी है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट सेशन है 20, 30 और इसके बाद का भी जो स्लाइड है मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें अभी रिसेंटली मैम ने आपको समास जो है ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ा लिया है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा 45 मिनट्स का सेशन है। अब अगर आप उसको रिकॉल नहीं किया होगा तो आप उसको रिकॉल भी कर सकते हो। और ये 50+ नॉन टेक्निकल का हमारा काफ़ी पॉपुलर सेशन है, अभी काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं गाइस। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी अगर आपको प्रिपेयर करना होगा तो ये भी आप जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी डिटेल है, स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर अ नॉन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है ये बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले बस कंडीशन क्या है हमारे पास में? शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिवील्स द अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड सिग्निफिकेंटली हम लोग इंपीडेंस को फाइंड आउट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं हम लोग परफॉर्म करते हैं टू डिटरमाइन द कॉपर लॉसेज ऑफ द लोड। देखिए, जनरली ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम लोग हाई वोल्टेज साइड पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें लो वोल्टेज जो साइड है, ठीक है, लो वोल्टेज साइड जो है वो हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म हम हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं, तो लो वोल्टेज साइड जो है हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, ओपन सर्किट टेस्ट इज यूजुअली डन ऑन द लो वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ओपन सर्किट टेस्ट है हम लोग डिटरमाइन करते हैं टू नो द नो लोड करंट एंड द कोर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। कोर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर के ऊपर कंडक्ट करते हैं। जनरली इस केस में होता क्या, अभी हम लोग हाई वोल्टेज साइड जो है वो हम लोग ओपन सर्किट करके रखते हैं एंड लो वोल्टेज साइड को हम लोग नॉर्मल सप्लाई करके कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में? ओपन सर्किट टेस्ट कैन रिवील द रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। नहीं, ऑप्शन ए का ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे गलत आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। जो शंट पैरामीटर्स रहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के ट्रांसफार्मर के, ये हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं गाइस, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट रिवील्स अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस एंड द कोर लॉस रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू रिस्पेक्ट टू द नॉन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। In the active region of a transistor, the collector base junction is dash biased and the emitter base junction is dash biased.
काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके। देखिए एक्टिव रीजन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो जनरली हमारा रिवर्स बायस, जनरली दैट मीन्स इट इज इन अ रिवर्स बायस मोड, एंड इमीटर बेस जंक्शन जो रहता है वो हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में रहता है। आप ये मोड जो रहता है और इमीटर टू बेस प्लस कलेक्टर टू बेस कैसी बायसिंग रहती है इस प्लस उसके एप्लीकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जनरली कट ऑफ, एक्टिव और रिवर्स ये आपको काफ़ी कबार पूछा जाता है। सैचुरेशन में आप ध्यान में रख सकते हो, दोनों भी फॉरवर्ड रहते हैं। कट ऑफ में हमारे दोनों भी रिवर्स रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एज अ कट ऑफ में ऑफ स्विच करके वर्क करता है और एज अ ऑन स्विच वर्क करता है हमारे सैचुरेशन मोड में, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 3. To ensure a successful turn on of a thyristor, the minimum gate pulse width of a thyristor gate pulse should be sufficient to ensure the cathode current to reach. अगर हमें सक्सेसफुली टर्न ऑन करना है हमारे थायरिस्टर को, ठीक है, तो हमारा मिनिमम गेट पल्स की विड्थ कितना होना चाहिए, थायरिस्टर गेट पल्स कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इट शुड बी द लैचिंग वैल्यू ऑफ द थायरिस्टर करंट। अभी आपको एक लैचिंग वैल्यू और होल्डिंग वैल्यू में दो बार काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किया। देखिए जो लैचिंग करंट रहता है फॉरवर्ड बायस एसीआर का, ये हमारा मिनिमम करंट रहता है जहाँ पे एनोड करंट हमारा कंटिन्यू अटेंड करे फ्लो होने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स इट शुड बी इन अ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इवन अगर हम लोग गेट करंट भी रिमूव करते थे तो वो होता है हमारा लैचिंग करंट, ठीक है। बट होल्डिंग करंट क्या होता है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू करंट रहता है, इसके बिलो एनोड करंट हमारा फॉल हुआ तो ये हमारा ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लैचिंग करंट जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, ये आपको ध्यान में रखना होगा इस, ठीक है। तो लैचिंग वैल्यू ऑफ अ थायरिस्टर करंट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. Find the equivalent resistance R equivalent looking into the terminals of the following circuit as indicated. यहाँ पे इसमें से इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स हमें इस पॉइंट के ऊपर एक सिंगल रेजिस्टेंस का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस आएगा करके। काफ़ी सिंपल है, सीरीज पैरेलल लॉजिक अगर आप लगाते हो तो आपको ईजिली आ जाता है। देखिए गाइस यहाँ पे 1 एंड जो 5 है ये हमारा सीरीज़ में है, तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं 6 ओम का। अगर भी हम लोग इसको शॉर्ट भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अभी 3 और ये 6 पैरेलल है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 3 अपॉन 6 + 3 विल इज 9, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ज़ा, 3 ज़ा, 3 से 3 कैंसिल, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा हमारा 2, दैट मीन्स इस कम्प्लीटली इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा 2, बट ये 2 जो आएगा वो हमारे इस 2 ओम्स के रेजिस्टेंस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हमारा 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट आ जाए। अभी ये 4 आ गया और ये 6 है हमारे पास में नया, तो 4 × 6 फिर पैरेलल आ जाएगा। दैट मीन्स सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल में आने के बाद इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 6 पैरेलल 4 करते तो हमारा आता है 2.4 ओम्स, और यहाँ पे जो ऊपर का लेग में था वो 4 ओम्स था और यहाँ पे नीचे था 8 ओम्स। दैट मीन्स इफ यू ऐड 4 + 8 विल बी 12 एंड 12 + 2 विल बी 2.4। दैट मीन्स 12 + 2.4 विल बी 14.4 ओम्स विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. 500 microampere ammeter has an internal resistance of 100 ohms. For extending its range to measure a 500 microampere the shunt required of a resistance is what, ठीक है। देखिए एक हमारे पास में एमीटर है जिसका रेंज है अप टू 100 माइक्रो एम्पियर। हमें इसका 500 माइक्रो एम्पियर तक इसका रेंज एक्सटेंड करना है, तो हमें शंट का वैल्यू रिक्वायर्ड रहता है जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, तो ठीक है ओम्स में हमें वैल्यू पूछी गई। तो हम लोग शंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, RSH = RM अपॉन I/IM-1, ठीक है। तो RM क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे कॉइल का, RSH जो है हमारा शंट है, ठीक है। I क्या है हमारे टोटल करंट है एंड IM इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इजीली हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। 100 अपॉन 500 अपॉन 100 - 1, ठीक है। ये 500 हमारा I था, ठीक है, जो हमें निकालता है टोटल करंट, ठीक है। और IM जो है, ठीक है, इस केस में जो IM आता है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वो है हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 100 माइक्रो एम्पियर्स का। इसको इजीली सॉल्व कर लेते तो आपका वैल्यू आता है 25 ओम्स का, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6. फॉर अ गिवन 3-phase इंडक्शन मोटर द स्लिप एट फुल लोड इज व्हाट. देखिए इंडक्शन मोटर में एक स्लिप का फिनोमेना क्यों आता है, क्योंकि वो ऑलवेज रन करते हैं लेस देन द, दैट मीन्स सिंक्रोनस स्पीड हमारी काफ़ी ग्रेटर देन रहते हैं रोटर स्पीड से, काफ़ी दैट मीन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इसमें ड्रॉप रहता है। अगर हमारा सिंक्रोनस स्पीड हमारा मान लो
1500 RPM है तो ये हमारा 1440 RPM पे वगैरह कुछ रन होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा रोटर स्पीड में। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोशन में मोटर में इसमें जो स्लिप रहता है फुल लोड पे वो हमारा लेस रहता है एज कम्पेयर टू द नो लोड। दैट मीन्स नो लोड जो स्लिप रहता है वो ग्रेटर रहता है एज कम्पेयर टू द फुल लोड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नो लोड पे क्या होता है कि हमारे काफ़ी नो लोड कंडीशन के कारण ये काफ़ी क्लोज रहता है हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे, बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड इट गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर दैन द स्लिप एट अ नो लोड। अब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। इसमें से कौन से कंपोनेंट के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन से एसी वोल्टेज कंट्रोलर, चॉपर, इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर। देखिए आपको ध्यान में रखना होगा फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट, तो वो रहता है हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, ध्यान में रखना होगा। डायोड रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी टू हम लोग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर दैट मीन्स जिसको हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, तो ये हमारा एसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज हमें आपको देखने को मिलता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर दैट मीन्स जो डीसी चॉपर रहता है, तो हम क्या करते हैं डीसी इनपुट यहाँ पे देते हैं और हमें कंट्रोलेबल आउटपुट मिलता है डीसी आउटपुट, ठीक है। अब डीसी टू एसी में क्या होता है, ठीक है, डीसी टू एसी में क्या होता है कि हम लोग फिक्स्ड सेट ऑफ डीसी यहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हैं और इस केस में हमारे पास में वेरिएबल एसी वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आउटपुट क्या हो सकता है, इट मे बी अ वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये आपको ध्यान में रखना होगा इन्वर्टर्स के लिए। बट इन केस ऑफ एसी टू एसी कन्वर्टर इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एसी को है इनपुट को हम लोग दैट मीन्स फिक्स्ड वोल्टेज जो रहता है हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू वेरिएबल एसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। बट इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, इस ध्यान में रखना होगा। और एसी वोल्टेज कंट्रोल में फिक्स्ड एसी वोल्टेज हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल एसी वोल्टेज को सेम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते, ध्यान में रखना होगा। और साइक्लो कन्वर्टर में मेनली क्या होता है गाइस कि हम लोग जो इनपुट पावर रहता है एक फ्रीक्वेंसी का वो अनदर फ्रीक्वेंसी में दूसरा चेंज करते हैं। ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 8, very important question and basic question as well. At P pole 50 Hz alternator is driven by a 60 Hz synchronous motor. They calculate the number of poles of the synchronous motor. देखिए हमने क्या किया है, एक हमारे पास में synchronous motor है, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट करके रखा है एक अल्टरनेटर के साथ, ठीक है। P पोल 50 हर्ट्ज़ का अल्टरनेटर है, 50 हर्ट्ज़ का इसका अल्टरनेटर है और इसका जो वैल्यू है ये हमारा 60 हर्ट्ज़ है, ठीक है। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड क्या रहेगा जनरेटर का, ठीक है, ये अल्टरनेटर का वो रहेगा हमारा NSG हम लोग मेंशन कर सकते हैं, वो रहेगा हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय P, ठीक है। तो वो कितना वैल्यू हो जाएगा 120 इंटू 50 विल बी 6000 डिवाइडेड बाय P। एंड देखिए क्योंकि ये सेम स्पीड पर रन हो रहा है, सिंक्रोनस मोटर के द्वारा रन किया जा रहा है, तो इस केस में जो सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड वो रहेगा NSM विल बी 120 इंटू 60, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ यहाँ पे हम लोग फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, NS इज इक्वल टू 120 इंटू F बाय P, वेयर इज नंबर ऑफ पोल्स and F is the frequency, correct। I'll erase this, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे PM, इसको हम लोग मेंशन करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेंशन कर सकते हैं हम लोग P, और वी कैन से इसको अगर हम लोग P मेंशन कर दिया तो इसको हम लोग PM मेंशन करते हैं। दैट मीन्स अगर इस रेशियो से अगर हम लोग निकालते हैं वो आएगा हमारा 6000 अपॉन P विच इज़ इक्वल्स टू 72,000, 12 इंटू 6 विल बी 72 और 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया हमने, इट इज इक्वल्स टू PM। तो जो रेशियो आता है PM इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ P, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी अगर आप निकालते तो अगर आप 6/5 निकालते तो भी हमारा फैक्टर 1.2 का आता है, बट इसको एक बार क्रॉस चेक करके आपको सॉल्व करना रहता है। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फॉलोइंग 3-phase कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रेयरली यूज्ड। इसमें से जो डिफरेंट 3-phase कनेक्शन है हमारे ट्रांसफार्मर के, जैसे स्टार है, स्टार डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा स्टार एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसमें से कौन सा रेयरली यूज़ किया जाता है, तो होता है हमारा गाइज स्टार। जो ये जनरली कॉम्बिनेशन जो हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंसिंग ऑफ लोड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान में रखना। आप देखिए कुछ कंडीशंस में आपको मेंशन करते तो कहाँ यूज़ होता है, ऐसा क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डेल्टा स्टार अगर रहा तो ये हम लोग 3-phase ट्रांसफार्मर का इससे जो कनेक्शन रहता है लार्ज और लो वोल्टेज रेटिंग के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर हमारा डेल्टा स्टार, ये हम लोग जनरेटर साइड स्टेप अप करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं डेल्टा स्टार। और स्टार डेल्टा जो है, स्टार डेल्टा जो कनेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, ये हम लोग
लोड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेप डाउन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, स्टार स्टार कनेक्शन हम लोग जनरली हाई और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं, बट काफ़ी रेयर है। बट डेल्टा डेल्टा जो हम लोग कनेक्शन यूज़ करते हैं लार्ज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स के लिए, ये कुछ कंडीशन से ध्यान में रखिएगा बेसिक सा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा बुलियन लॉजिक का सर्किट मैंने आपको पूछा है, एक एक्सप्रेशन आपको बताया। ठीक है, देखिए आपको इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम्स अच्छी तरीके से आना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू ए एंडेड विद अ बी बार ऑर्ड विद अ ए ऑर्ड विद अ बी कंप्लीट बार। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो इसको हम लोग एक्सपांड कैसे करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू ए बार। अभी यहाँ पे एंडेड है तो हम लोग यहाँ पे और करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे एंड और है तो हम लोग इसको एंड, देखिए इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते पहले, ए बार है यहाँ पे, ए बार को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंडेड विद अ बी बार। ठीक है, तो हम लोग इसमें से एक जो ए बार है ये हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ए बार यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी बार। ठीक है, प्लस बी, करेक्ट 1, ठीक है, प्लस बी बार आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 1 ए बार से यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो 1 प्लस बी बार यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस बी बार का हमारा एक्सप्रेशन आता है 1, दैट मीन्स ए बार ऑर्ड विद अ बी बार है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन डी। और क्योंकि देखिए ये है यहाँ पे तो आ गया, बट हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एंडेड विद अ बी बार कंप्लीटली। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो नॉट है साइन, तो हम लोग यहाँ पे एंड करके इसके कंप्लीटली साइन ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा रह सकता था तो ये हमारा करेक्ट आ सकता था। ठीक है, ऑप्शन बी, बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है, तो आपको इसको भी अगेन कन्वर्ट करना रहता है, आपको ध्यान में रखना होगा। इस काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम इसमें काफ़ी आपकी हेल्प करती है डी मॉर्गन्स थ्योरम की। इसी तरीके से और लॉज और एंड लॉज, ये तो आप दोनों अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपको इस तरीके के बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मदद करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। The relationship between the electric field E and the current density J in the conducting mediums। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रो एल बाय ए। रो क्या हो गया इसका रेजिस्टिविटी लेंथ, और ये ए हो गया इसका एरिया, करेक्ट। और जो रेजिस्टिविटी रहती है कंडक्टर की वो रिलेट करते हैं कंडक्टिविटी के साथ में, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। और इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया जे, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिवाइडेड बाय एरिया जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फिर इक्वेशन को अगर हम लोग निकालते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मान लो ये सेकंड इक्वेशन, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, तब जाके हमारे पास में जो आउटपुट मिलता है V इज इक्वल्स टू, ठीक है, V इसको हम लोग करेंगे रो एल बाय ए मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, हम लोग इसको सेपरेट आउट करके हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आता है V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू एल इंटू जे। ठीक है, तो अगर हम लोग J को कंसिडर कर देते तो J का वैल्यू आता है, ठीक है, सिग्मा इंटू V बाय एल। ठीक है, तो V बाय एल का वैल्यू कितना आता है हमारा, सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। द मॉसफेट ऑपरेटिंग इन द सेचुरेशन रीजन बिहेव्स एज, जो मॉसफेट हमारा सेचुरेशन रीजन में बिहेव करता है वो हम लोग कैसे ऑपरेट करता है, वो एज अ करंट सोर्स करके ऑपरेट करता है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए सेचुरेशन रीजन में मॉसफेट का, देखिए सबसे पहले तो हमारा ओहमिक रीजन रहता है यहाँ तक, ठीक है, एज ओहमिक करके, दैट मीन्स हमारे वो डिपेंड करता है कि करंट इंक्रीज हो रहा है। एक लीनियर प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू आईडीएस करंट एंड वीडीएस, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीडीएस करंट रहता है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे हमारा आईडीएस करंट रहता है। इस केस में इसके बाद में जो सेचुरेशन करंट हमें सेचुरेशन रीजन जो देखने को मिलता है, इसी रीजन में हमारे सेचुरेशन रीजन में वो मॉसफेट जो एज अ करंट सोर्स करके वर्क करता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, then we have a next question which is question number 13. A current of 0.5 ampere is flowing through a 60 watt light bulb. How many electrons will flow through the bulb each minute? देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का, एक 60 वाट का हमारे पास में बल्ब है, ओके, तो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो रहा है हर 1 मिनट के लिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, करंट डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, हम लोग T को उसको रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। Q क्या है, ये हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, T है हमारा इस केस में टाइम,
करेक्ट। इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टाइम, करेक्ट, ओके। और यहाँ पे आई का वैल्यू गिवन है हमारे पास में 0.5 एम्पियर्स, ओके। और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू पर मिनट वो रहेगा हमारा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं 60, तो इतना इसका वैल्यू आ जाएगा 30 कूलम्स, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 30 कूलम्स, ओके, ठीक है। कूलम मतलब क्या होता है, ठीक है, वो तो एम्पियर सेकंड ही होता है, करेक्ट। एम्पियर पर सेकंड गलत है गाइज, एम्पियर पर सेकंड नहीं है, एम्पियर इनटू सेकंड। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं क्लियर करके रखता हूँ। देखिए जनरली कितने कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट रहता है एक इलेक्ट्रॉन में, वो रहता है हमारा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹, करेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट रहता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो 30 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 30 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹, तो इसका वैल्यू आता है 1.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा 0.5 करंट फ्लो होता है इस 60 वाट के बल्ब से, तो देर विल बी अ 1.875 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लो थ्रू दैट बल्ब, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमें पूछा गया है इस सर्किट में, आपको वैसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाते हैं, बट यहाँ पे आप कंडीशन देखिएगा, कैच क्या है कि यहाँ पे 24 मिली एम्पियर्स का हमारे पास में करंट सोर्स है यहाँ पे गिवन, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे वोल्टेज सोर्स में। सिंपल है, इस 6 ओम्स के रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, प्लस माइनस, दिस विल बी द 6K, दिस विल बी द 1K, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3K और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट, इस केस में VOC। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 24 मिली एम्पियर इंटू 6, 24 इंटू 6 विल बी 144 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मिली मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ और K दैट मीन्स इसका हो जाएगा 10⁻+3, ये +3 -3 विल बी 1, दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर सकते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 144 वोल्ट, इसका वोल्टेज सोर्स आ जाएगा इस केस में। देखिए जो करंट सोर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, अभी हम लोग VTH निकालते हैं, ठीक है, इसी के अक्रॉस में, यही हो गया हमारा VTH। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमने देखो निकाल लिया, तो VTH का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, इसके अक्रॉस में वोल्टेज चाहिए, तो इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, तो हम लोग टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है 144 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 3K डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3, ये 3 हो गया, प्लस ये 1 प्लस ये 6 हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, विच विल बी 10K, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू आता है गाइस VTH का, वो आता है हमारा 43.2 वोल्ट। 43.2 वोल्ट हमारे दो ऑप्शंस में गिवन है, फिर भी हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तो काफ़ी सिंपल है, हम लोग एक बेसिक मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सोर्स है हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे, सिंपल है, करेक्ट। अभी हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है, देखिए इसको हम लोग सोर्स से निकाल दिया, तो जनरली सोर्स को निकालते हैं तो ये हमारे यही कंडीशन निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स करंट सोर्स को हमें हमें इसको, देखिए इसको नहीं भी हमने कंसिडर किया, तो हमने जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया था उसी को हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देंगे, काफ़ी सिंपल है। इसी को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देते, तो हमारे पास में सर्किट कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये 1K और ये 6K हमारे सीरीज़ में आ जाएंगे 7K ओम्स का, ठीक है, और 7 पैरेलल आ जाएगा 3 के साथ में, तो हमारा वैल्यू आता है 2.1K, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको इस तरीके से कन्वर्जन आपको ध्यान में रखने होते। Then we have a next question which is question number 15. Laplace transform is tool for converting. Generally Laplace transform हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, to convert the time domain equation into frequency domain equations. Option C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 16. The band gap energy is the dash required to dislodge an electron from its covalent bond. Band gap energy एक हमारी minimum amount of energy रहती है, it is minimum energy which is required to dislodge an electron from its covalent bond. Covalent bond को ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए ही हम लोग इसको इस मेथड को हम लोग कहते हैं। दैट मीन्स जो हमारी बैंड गैप एनर्जी क्या है, वो एक हमारी मिनिमम एनर्जी है, उतनी हमें रिक्वायर्ड रहती टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड एंड गो इनटू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बैंड रहता है और ये होता है हमारा वैलेंस, ये देखिए वैलेंस गैप हो गया और यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड आता है। तो इसको ब्रेकआउट होने के लिए, ठीक है, कंडक्शन बैंड में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
Then we have a next question which is question number 17. Hysteresis loss is computed using the equation what? हमारे पास में हिस्टेरेसिस लॉस फाइंड आउट करने के लिए इसमें से कौन सा इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, वो है हमारा गाइस ऑप्शन सी विच इज़ पी एच विच इज हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल्स टू के इंटू बी इंटू एफ रेस्ट पावर 1.6. अब देखिए वी बाय एफ जो है हमारा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमारा कांस्टेंट रह सकता है. अगर हमारा वी बाय एफ कांस्टेंट है क्योंकि वो डिपेंड करता है वी बाय एफ से, तो दैट मीन्स अगर हमारा कांस्टेंट, तो हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रीक्वेंसी पे. ध्यान में रखना होगा हिस्टेरेसिस लॉस है. और ये क्यों होता है? ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पीएच कर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये हिस्टेरेसिस लॉस अगर पूछा गया वी बाय एफ अगर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. बट अगर सिग्निफिकेंटली अगर आपको एडी करंट पूछा गया, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. गाइस ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस केस में. ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18. इफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इज 800 देन द टर्बाइन शुड बी. अगर हमारा स्पेसिफिक स्पीड 800 है तो हमारा टर्बाइन कौन सा है उस केस में, वो है हमारा कपलान टर्बाइन. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देखिए कपलान टर्बाइन का जो ऑपरेटिंग हेड रहता है वो रहता है हमारा 20 से लेके 60 मीटर तक. करेक्ट. फ्रांसिस टर्बाइन का हमारा हेड रहता है इसके अपॉन 60 से लेके 300 तक, और पेल्टॉन का रहता है हमारा 300 एंड अबव. ठीक है, 300 प्लस, ये हेड की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, बट अगर आपको स्पीड पूछेगी तो पेल्टॉन व्हील की सबसे कम स्पीड रहती है. ठीक है, वो रहती है 10 to 60. ओके, और उसके बाद में आता फ्रांसिस का, तो वो आता है हमारा 60 to 300 स्पीड रहता है ये आरपीएम में. और कपलान का हमारा रहता है 300 से लेके 1000 आरपीएम तक इसका स्पीड रह सकता है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 19. सेल्फ जीएमडी मेथड इज यूज टू एवेल्युएट. सेल्फ जीएमडी मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू एवेल्युएट द इंडक्टेंस. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. कुछ आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ. देखिए जो जीएमआर रहता है वो रहता है हमारा 0.7788 टाइम्स ऑफ आर. करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना होगा. आर क्या हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर. सेल्फ जीएमडी या फिर जीएमआर उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन रेडियस. ओके, ये हम लोग ईच डिफरेंट फेजेस को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं. जीएमआर इज कैलकुलेट फॉर ईच फेज सेपरेटली. आपको ध्यान में रखना होगा. सेल्फ जीएमडी जो रहता है कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है साइज पे एंड शेप पे. ठीक है, सेल्फ जीएमडी हमारा डिपेंड करता है साइज एंड शेप पे. और ये जो जीएमआर है, ठीक है, या फिर हम लोग जीएमडी कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स. अब ये तो हमारा हो गया हमारा जीएमडी या फिर हम लोग जीएमआर करते हैं. बट जो जीएमडी रहता है दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस रहता है. ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है हमारे ओनली स्पेसिंग. और जीएमडी हम लोग हमारा कब आता है? जब हमारे 2 या फिर 3 कंडक्टर पर फेज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, देखिए दो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक सेल्फ GMD विच इज इक्वल्स टू GMR, बट एक GMD इज कम्प्लीटली डिफरेंट है. ठीक है, GMD मतलब ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस. ओके, GMR मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस. ओके, इस पेज पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ईच फेस सब हर एक फेस के लिए हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं. वो डिपेंड करता है साइज और शेप पे. बट जो GMD रहता है वो डिपेंड करता है ओनली बिटवीन द स्पेसिंग. ठीक है, स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर. और इसको जब हम लोग 2 से 3 कंडक्टर पर फेज जब हम लोग यूज़ करते हैं तब हमारा ये GMD यहाँ पे काम में आता है. ठीक है, ध्यान में रखना होगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20. An overcurrent relay of current rating of 5 ampere and a setting 150% is connected to a secondary CT of a ratio 300:5. Then the current in the lines of which the relay pickup is what? Simple है. जो PSM रहता है, ठीक है, PSM रहता है वो रहता है हमारा सेकेंडरी फॉल्ट करंट टू द रिले करंट सेटिंग. करेक्ट, सेकेंडरी फॉल्ट करंट टू द रिले करंट सेटिंग. अब देखिए करंट सेटिंग कितना है हमारे पास में? 150% है. दैट मीन्स हमारा डेसिमल में हम लोग क्या करेंगे? 1.5. CT रेशियो कितना है? वो है हमारा 300:5. और रेटेड सेकेंडरी करंट कितना है हमारा? 5 एम्पियर. तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे. जो पिकअप करंट रहेगा वैल्यू रिले का वो रहेगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, जिसका वैल्यू आएगा 7.5 एम्पियर. ठीक है, पिकअप वैल्यू आ गया. ओके, पिकअप वैल्यू फॉर रिले. अब हमारा जो 7.5 एम्पियर के लिए जो हमारा प्राइमरी करंट है CT में, वो दैट मीन्स द करंट कितना रहेगा हमारा प्राइमरी ऑफ द CT? इट विल बी इक्वल्स टू, रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5
वैल्यू आता है 450 एम्पियर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है गाइस। तो ये थे गाइस कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।